नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब बात कर रहे हैं, कल हमने पढ़े थे स्वर कितने होते हैं। अब स्वर जो थे उनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। थोड़ा सा ठीक है जी, आज पढ़ेंगे हम ठीक है जी, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले स्वरों के वर्गीकरण में हम बात करें तो एक नंबर पे अपन लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में हम बांट लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो अपने पास है बेटा मूल स्वर। कौन से स्वर हैं? मूल स्वर हैं। और दूसरे अगर बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं संध्यय स्वर। अब इनकी संख्या पूछ सकता है आपसे वो कि मूल स्वर कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं। और अगर संध्यय स्वरों की बात करें तो कितने हैं, 7। और टोटल स्वर कितने हो गए, 11। याद रह जाएगा। अब मूल स्वरों के और भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि ये मेन उत्पत्ति इनसे हुई है। बाकी तो पूरा परिवार बनेगा, किस प्रकार बनेगा अपन देखेंगे। परंतु अगर आपसे वो ये पूछ ले कि इनके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो इनको बोला जाता है एक मात्रिक स्वर। एक तो ये नाम याद रखेंगे आप, एक मात्रिक स्वर। ठीक है जी। दूसरा, इन्हें हम एकल स्वर भी बोल सकते हैं, एकल स्वर भी बोल सकते हैं। तीसरा, इन्हें हम हाश स्वर भी बोल सकते हैं। अब बताओ मूल स्वर कितने हैं, 4। और इनके नाम कितने हो गए, 4। और एक नाम अगर मैं और लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, इन्हें रूढ़ स्वर भी बोला जाता है। रूढ़ स्वर भी बोला जाता है। अब अगर संध्यय स्वर की बात करें तो ये तो एक मात्रिक थे ना, तो ये क्या हो जाएंगे, द्विमात्रिक हो जाएंगे। परंतु इन्हें भी दो भागों में बांटा गया आगे। एक तो दीर्घ, इन्हें हम क्या नाम दे सकते हैं, हम इन्हें दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है। एक दोनों के अंदर क्या है, समान अंतर है, तो क्या हो जाएगा, समानांतर। ठीक है। कौन से स्वर, ये। तो इनकी संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इनकी संख्या कितनी है, 3 ही है। क्या कह रहा हूं, दीर्घ और समान है। सॉरी, मैं समानांतर लिख दिया ना, तभी मेरी दिक्कत आ रही थी। मैं सोच रहा था गलत लिख दिया कुछ। समानाक्षर होता है, समानाक्षर स्वर। कितने हैं, 3 हैं। हैं कौन कौन से, देख लेते हैं। अब देखो दीर्घ है तो ये देखो, एक तो ई बड़ी, तो सॉरी सबसे पहले ई को ले लिएगा। आ है, आ जो है वो किससे मिलकर बना है, ए और ए से मिलकर, यानी दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे, तो समान अक्षर होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट ई है, तो ये ई इस ई से मिलकर बनी है। और फिर अगर बात करें तो ऊ है बड़ा, और ये किससे मिलकर बना है, ऊ धन ऊ से मिलकर बना है। तो ये 3 हो गए। संध्यय स्वर में अगर दूसरे भाग की बात करें कि गुरुजी दूसरा भाग कौन सा है, इनको तो हम क्या बोल दिया हमने, समानाक्षर बोल दिया। वैसे तो दीर्घ तो सारे ही हैं, परंतु इन्हें क्या बोल दिया। अब अगर बात करें तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, मिश्रित बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे, मिश्रित या संयुक्त स्वर। तो ये कितने हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये कितने हैं, ये आपके 3 ये हो गए, तो ये कितने हैं, 4 हैं। अब कौन कौन से हैं 4, देखो यहां तक ऊ तक आ गया ना। अच्छा, ये 4 रह गए थे बताने, सॉरी। ये है ए, ई, ऊ और री, ये 4 हैं। मूल स्वर कितने हैं, ए, ई, ऊ, री, ये 4 हैं। उसके बाद में ये 3 हैं, ये 4 हैं। कौन कौन से हैं, देखो
इन दोनों को मिला लो पहले, यहीं से देखो, ए और ई, ए और ई को मिलाएंगे तो दोनों को इकट्ठा बोल के देखो क्या बना, आई। और इसी का बड़ा रूप बन गया एक, क्या बना बड़ा रूप, ए के साथ हमने क्या मिलाया, आई मिलाया तो क्या बना, ए बना। उसी प्रकार ए को ऊ के साथ मिलाएंगे, ए को ऊ के साथ मिलाएंगे तो क्या बना, औ। और फिर ए को औ के साथ मिलाएंगे, ओ बनेगा, क्या बना, औ औरत। तो चार हो गए कि नहीं हो गए। ये अलग अलग है, ए अलग है, ई अलग है, ए अलग है, ए अलग है, ये सब अलग है, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, मिश्रित व संयुक्त स्वर। ये कहां से बोले जाते हैं, ये आगे वर्गीकरण में हम आपको बताएंगे। चलिए, अगर आपसे इसी में कोई पूछ ले कि जो अंग्रेजी वाला आगत व्यंजन है आओ, ये मात्रा वाला, तो ये ध्यान रखना, इसके साथ ही अपने को वर्गीकरण में लेना है। ओके, ये उत्पत्ति के आधार पे अपन ने बात कर ली स्वरों की। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी आएगी तो भाई देखो आप अपने हिसाब से। 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर में हम बात कर रहे हैं मात्रा के आधार पे। इसके आधार पे, मात्रा के आधार पर स्वरों का क्या कर दिया, वर्गीकरण। मात्राओं का आधार की बात करें तो समय कितना लगता है, यानी कालमान भी बोल सकता है वो, कि समय कितना लगता है जब इसे बोलते हैं तब। ठीक है, तो समय की वर्णों का उच्चारण करने का जो समय होता है उसे ही हम क्या बोल देंगे, मात्रा की। और मात्राएं कितने प्रकार की हैं, मात्राएं अपने पास 3 प्रकार की हैं। पहली छोटी मात्रा जिसे हम बोलते हैं ह्रस्व या लघु, ये बोलते हैं। 2 नंबर में आ जाएगी अपने पास दीर्घ, क्या आ जाएगी, दीर्घ। और 3 नंबर पे अपने पास आते हैं प्लूत। ठीक है, ये 3 प्रकार के अपने पास, ये ह्रस्व या मात्रा, चलो ये इस तरह से, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की मात्राएं हिंदी के अंदर पाई जाती हैं और तीनों ही प्रकार की मात्राओं का प्रयोग हम करते हैं, इन्हें हम लघु बोलते हैं। अब है ये कौन कौन से, जब उच्चारण के समय बहुत ही कम श्वास वायु का प्रयोग हो या बोलने में बहुत ही कम समय लगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका ह्रस्व स्वर। ये कौन कौन से हैं, जो मूल हैं वो ही हैं, ये ए, ई, ऊ और री, ये 4 हैं। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में आ जाएगा आ, बड़ी ई, ऊ। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका ए, आई, ओ। अब देखो ये ए क्यों बोल रहे हो गुरुजी, तो भाई मैं तो आपकी बोलचाल की भाषा बोल रहा हूं, मुझे भी पता है आई है ये, परंतु आप जैसा समझते हैं वैसा बोल रहा हूं, तो हो गया। अब प्लूत स्वर कौन से हैं गुरुजी, इन्हें आप द्विमात्रिक भी बोल सकते हो ना, दीर्घ है तो द्विमात्रिक है, इन सभी की क्या मात्राएं, 2-2 मात्राएं हैं, तो ये भी आप द्विमात्रिक। अब प्लूत स्वर किससे कहते हैं, प्लूत स्वर में जब उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु बोलते समय तिगुना समय लगता है, यानी पहले से दुगुना, दूसरे से 1 गुना फालतू समय लगता है, तो वही क्या कहलाएगा, आपका प्लूत स्वर कहलाएगा। ठीक है, इन्हें आप अगर बोल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, त्रिमात्रिक होते हैं ये बोलते समय, और इनका कोई वैसे तो उच्चारण सही नहीं है त्रिमात्रिक का, वैसे आपने तो एक ही पढ़ा होगा ओम, नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर मैं यहां लिखना चाहूं रोने, हंसने, रोने हंसने, या संगीत सीखने में, किसी भी वर्ण को जब बोला जाता है संगीत सीखने में, जब संगीत शास्त्र के अंदर जब कोई भी राग लेता है, जैसे ओ, देखो कितना प्लूत लंबा लेके जा रहा है, और जब हम रोते हैं जब हंसते हैं, तो यानी जब ये लंबा खींचा जाता है, दुगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, वो क्या कहलाएगा, आपका प्लूत स्वर कहलाएगा। तो रोने हंसने में या संगीत शास्त्र में जिन स्वरों को ज्यादा लंबा खींचा जाता है वो आपका क्या कहलाता है, प्लूत स्वर कहलाता है। तो ये भी आपके याद हो गया होगा। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 पे आप बांटा जाता है जाति के आधार पे, कह दो इसे, इस आधार पे कह दें, जाति के आधार पर वर्गीकरण, किनका, स्वरों का।
जाति के आधार पर। क्या पढ़ रहे हैं? स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले अपन एक नंबर लगा देते हैं, सहजातीय लिख देता हूं मैं। सहजातीय का अर्थ हो गया एक ही जाति के, या हम कह सकते हैं सवर्ण बोल सकते हैं आप इसे। दोनों एक ही जाति के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सहजातीय बोल देंगे। ठीक है, तो सहजाति के आधार पे अगर बात करें तो कितने हैं? मैं वैसे तो पीछे करवाया है आपको, 3 है। कौन कौन से हैं? देखो, ये जो ई है, ये ई किससे मिलकर बनी? इससे मिलकर बनी। ठीक है, फिर ये ऊ है, ये किससे मिलकर बना? ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना। और अच्छा, आ इधर रह गया था क्या? आ, और ये आ भी किससे मिलकर बना? ए प्लस ए से मिलकर बना है। हो गया ना? तो ये क्या है? आपके सहजातीय बोल सकते हो आप इसे, सहजातीय वर्ण सॉरी स्वर बोल सकते हैं। तो ये 3 है। बाकी जो बच के वो क्या है? वो तो है विजातीय। क्या है? विजातीय, यानी अलग अलग जाति के हैं, यानी अलग अलग जाति के। पहले मैं जैसे ये सवर्ण है तो आप इसके आगे लगा दो एस स्वर। तो कौन कौन से हैं? पीछे करवा दिया, इनका वर्गीकरण देख लेना आप। ये सभी अलग अलग वर्ण से मिलकर बने हैं। स्वरों के अंदर योग है परंतु एक सौ का नहीं है। तो ये हो गया आपका जाति के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट में सबसे पहले अब आएगा आपका जीवा। जीवा के आधार पर। और जीव कैसी होती है? जीव होती है इस तरह से, और जीव को हमें 3 भागों में बांटना है ऐसे। ठीक है, ये अपने जीव का है पश्च भाग। कौन सा भाग है? पश्च। ये कौन सा है? मध्य। और ये कौन सा है? अग्र। ठीक है, अब यानी मैं यहां लिखूं आपको अग्र स्वर, और यहां लिख दूं मैं मध्य स्वर। किस आधार पर? जीवा के आधार पर। और यहां लिख दूं मैं पश्च स्वर। यानी कहने का भाव है जब स्वरों का उच्चारण होता है तो जीभ कभी तो आगे टच होती है, कभी पीछे होती है, कभी कोई स्वर है वो बीच में से उठती है। तो ये जीभ के आधार पे है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें, आपको ट्रिक से याद करवाते हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी, क्या लाइन सुनी है? कि लेडीज फर्स्ट। क्या? लेडीज फर्स्ट, ये सुनिए ना। लेडीज फर्स्ट का अर्थ आप भी वो लाइन दिमाग में रखो कि जितने भी वर्णमाला के अंदर स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्वरों में जितने स्त्रीलिंग है वो सबसे पहले आएंगे, अग्रभाग में आएंगे। अब स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं? ई है, ये ई है, और इन दोनों से ये बने हैं। तो ये तो अपने आप स्त्रीलिंग हुए कि नहीं हुए? हुए ना, ये स्त्रीलिंग। अब और कौन है स्त्रीलिंग में? एक री है, ये ध्यान रखना मध्य में। अब ध्यान रखना, आप जब पहली क्लास में बैठे आपको जब स्वर सिखाएंगे आपको जोर जोर से ए नार आ आम ई इमली ई ईक ऐसे चिल्लाते थे। तो उनमें से एक फल ऐसा था जो बीच में से खाया जाता है। कहां से खाया जाता है? मध्य से। ऊपर से नहीं खा सकते आप उसे, बीच में से खाया जाता है। और वैसा फल कौन सा था? ए अनार था। ए अनार को बीच में से फाड़ा जाता है ऐसे और फिर खाया जाता है। तो ध्यान रखना, ए अनार भी। और बाकी जो बच गए, और हमें गुरुजी कहा करते थे, याद है तो, अरे उल्लू के पट्टो तुम पीछे बैठ जाते हो। पीछे का मतलब पश्च, और उल्लू के पट्टों का मतलब ऊ वाले जितने हैं वो सारे यहां आ जाएंगे। ऊ ऊ, ये भी ऊ से ही बने हैं। तो हो गए 11। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे हो गए? एक कौन सा रह गया? अच्छा, आ रह गया आ। और अंग्रेजी वाला तो आपको पता ही है, फिर ये भी यहीं आ जाता है। तो ये सारे 11 के 11 आपके कंप्लीट हो गए। किस आधार पे किए हमने ये आप ध्यान रखेंगे। तो या आपको सीधा प्रश्न पूछ सकता है वो, ठीक है, कि अग्र स्वर में कौन सा है? स्त्रीलिंग वाले जितने भी शब्द हैं लेडीज फर्स्ट ऐसे याद रखेंगे। अनार को कहां से खाया जाता था? बीच में से खाया जाता था अनार। बाकी जो बच गए उल्लू के पट्टे अर्थात ऊ का जितना भी परिवार है वो सबसे पीछे आएगा। अब बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट है आपकी ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी होठों की आकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर
स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, यानी जब हम बोलते हैं तो हमारी जो होठों की शेप होती है वो या तो गोल होती है या इसे बिखर जाती है। तो बस उसी के आधार पे या तो गोल होगी तो हम गोल को क्या बोल देते हैं भाई, गोल को हम बोलते हैं वर्ताकार। क्या बोल देते हैं, वृत्ताकार। ठीक है, वर्ताकार स्वर। और गोल नहीं होते तो उन्हें अवर्ताकार बोल देते हैं। बस ये दो प्रकार से वर्गीकरण हो गया। अब आप बोल के देख लो सारे, जहां होठ गोल हो रहे हो वो यहां आ जाएंगे और जहां होठ गोल नहीं हो रहे वो ऊपर चले जाएंगे। जैसे ए, देखो मेरे होठों की तरफ देखो, ए आ ई उ ऊ। अब देखो होठ गोल हुए, ऊ में होठ गोल होगी भाई, ये लो ऊ ऊ। फिर री ऐ ऐ औ औ, ये देखो औ औ में फिर हो रहे हैं, ये लो। जहां होठ गोल हो जाएंगे वो तो कहां चले गए, वृत्ताकार में चले जाएंगे। ठीक है, और जब ये आएगा तो अंग्रेजी वाला ऑटोमेटिक जो आगत वर्ण है औ, ये यहीं आ जाएगा। बाकी जो बच गए वो यहां आ जाएंगे, ए आ ई री ए ऐ। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा नहीं होगी क्या, 3 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हो गए। तो ये देखिए, ये आपका हमने किसके आधार पे वर्गीकरण कर दिया, ओष्ठाकृति के आधार पे वर्गीकरण कर दिया। अब अगर बात करें नेक्स्ट वर्गीकरण, कितने नंबर आपके पास देख लीजिएगा, मुखाकृति के आधार पर, मुख की आवृत्ति, मुख की आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख की जो आकृति है वो कितना खुलता, मुख कितना खुल जाता है। कई बार तो 25% ही खुलता है, कई बार 100% खुल जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, तो इनको सीधा सा याद करने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है गुरुजी, सबसे पहले आपने लिखना है विवर्त स्वर। क्या लिखें, विवर्त स्वर। ठीक है, फिर 2 नंबर पे इसी के आगे लगा दो अर्ध विवर्त स्वर। ये एक लाइन याद रखनी पड़ेगी आपको, मैं एक डायग्राम भी बनाऊंगा इसका। तीसरा फिर वही लिखना है अर्ध, यहां लिख दो संवृत स्वर। और चौथा हो जाएगा आपका संवृत स्वर। ये देखो, बस ये ध्यान रखना है, ऊपर वी आएगा और नीचे एस आएगा। ठीक है, विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त, अर्ध संवृत और संवृत स्वर, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो, विवर्त जो होता है, विवर्त का अर्थ होता है 100% मुंह खुल जाता है। कितना खुलेगा, 100% मुंह खुल जाएगा। बनाते हैं अपन, जिसमें आपने 4 लाइनें लगानी है ऐसे। ठीक है, लग गई। इसके बीच में इस तरह से बनानी है जीभ। यहां आप लिख लीजिए अग्र, यहां आप लिख लीजिए मध्य और यहां लिख लीजिए पश्च। लिख लिया। पर इसी लाइन की सीध में आप यहां लिखेंगे संवृत। ठीक है, यहां इसी के सीध में आप लिख लेंगे अर्ध संवृत। फिर आप लिखेंगे अर्ध विवर्त और लास्ट में आप लिख देंगे विवर्त। यानी यहां 2 वर्गीकरण एक साथ हम करने का प्रयास करेंगे। अब देखो अग्र, अग्र में आप लिखेंगे ई, क्योंकि लेडीज फर्स्ट है ना, तो ई हो गया। फिर यहां लिखेंगे ऊ, लिख लिया। देखो क्या हो गया, ये देखो ई ऊ हो गया। उसके बाद में देखो ऊ के बाद में आता है री नहीं लिखना है, एक बार अपन बाद लिखेंगे। यहां आ गया ए, आ गया ना। अब ए ई इसके बाद में यहां फिर लिख दो इसके बड़े वाला। अब दोनों रह गए 2, वो लिख दो यहां पे ओ और आओ। या अगर ऐसे ना रहे तो देखो ऊ दोनों लिख दिए। ऊ से क्या बनता है, औ और औ, हो गया। उसके बाद में अंग्रेजी वाला तो आपका यहां आ ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर आपका आ जाएगा। आ गया, कंफर्म हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब ये कोना इसका एक खाली रहेगा, ये कोना इसका एक क्या रखना है, खाली।
अब आपको पूछे कि जीव के आगे वाले भाग से कौन से बोले जाएंगे, तो देखो ई ई ए आई। अगर सॉरी ये एक बीच में रह गया यहाँ ए। अगर वो पूछे जीव के मध्य भाग से कौन सा बोला जाएगा, तो सिर्फ एक ही बोला जाएगा, कौन सा, ए बोला जाएगा जी। जीव के पश्च भाग से उ ओ औ, ये लो सारे। अब आपसे ये भी पूछे कि संवृत कौन कौन से होते हैं, तो देखो संवृत लाइन में कौन कौन से हैं, उ है और ई है, ऐसे याद हो जाएगा। अर्धसंवृत में देखो ये ए है और ये औ है, ये हो गया। अर्धविवर्त में अगर बात करें आई है, औ है और ये अंग्रेजी वाला है। और विवर्त में अगर बात करें तो ये देखो आ। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो, ये एक डायग्राम के माध्यम से भी याद रखने का एक अच्छा तरीका था। अब ये स्वरों के अंदर बात करें, थोड़ा सा और रह गया। स्वर तो वैसे तो कंप्लीट हो गए आपके, मेरे हिसाब से तो हाँ हो गए कंप्लीट ही आपके। अब आपका एक चीज रहेगी, अब जो अयोगवा थे गुरुजी आपने वो नहीं बताए। चलो अब अपन बात करें प्रकृति के आधार पे बात कर लेते हैं। प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण, यानी नेचर के आधार पे वर्गीकरण की बात करें तो ये कितनी प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है नेचर के आधार पे। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वो आपको यहीं से उलझाएगा एक एग्जामिनर। पहले का नाम है अनुनासिक। क्या नाम है, अनुनासिक। और अनुनासिक के बाद में आपको सेम नाम देगा एन नु नासिक। अब बताओ भाई उलझ गए कि नहीं उलझ गए, नाम तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, परंतु यहां फर्क डाल दिया उसने। और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, अनुनासिक होता है उसको अनुनासिक पढ़ जाते हैं, परंतु दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। अब देखो अनु शब्द की बात करें तो अनु का अर्थ होता है छोटा सा, छोटा भाग। कहते हैं ये तो मेरा अनुज है, यानी छोटा सा। और छोटा का मतलब नाक, कि जहां नाक का थोड़ा सा प्रयोग किया जाए, यानी मैं कहना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें नाक प्लस मुंह है, दोनों से ही वर्ण क्या होता है, उच्चारित होता है, वो तो क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। यानी मुख और नाक से, ना नाक की सहायता भी ली जाएगी। मुख्यतः ये होते कौन से हैं, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये होते हैं चंद्र बिंदु वाले। चंद्र बिंदु, ये मैंने 2 बार लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देना। चंद्र बिंदु, अगर मैं बात करूं जहां चंद्र बिंदु लग जाता है तो आपके एक टॉपिक लगता है तत्सम तद्भव का। तो जहां चंद्र बिंदु लगाओ तो आप आंख बंद करके उस शब्द को तद्भव कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, तद्भव शब्द होता है जहां चंद्र बिंदु होती है। कैसे होता है, देखो अपने पास स्वर है, ये ए है, ये मैंने लगा दिया, तब इसको बोलेंगे तो न का प्रयोग होगा, है ना। ये देखो ई के ऊपर लगाएंगे ई। अब इस ई पे जब ये लगेगी तो चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, इसीलिए स्थान का अभाव होता है, तो यहां सिर्फ बिंदु लगा दी जाती है, चंद्र हटा लिया जाता है, परंतु यहां मानी क्या जाएगी, ये चंद्र बिंदु ही मानी जाएगी। ये होता है अनुनासिक, जहां बोलने में उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, उन्हें चंद्र बिंदु के नाम से संबोधित किया गया है, उन्हें अनुनासिक बोला जाता है। अब अगर बात करें अनुनासिक, इस अन का अर्थ क्या होता है, अन मीन्स होता है नहीं, अन का अर्थ क्या होता है, नहीं, ये याद रख लो ऐसे। अन का अर्थ क्या होता है, नहीं, और नहीं का अर्थ क्या होता है, जिसमें केवल मुख का प्रयोग किया जाएगा। इसका दूसरा नाम है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, ठीक है, इसका दूसरा नाम है बेटा ये। अब ये देखो यहां नहीं है, यहां केवल क्या, यहां लिख सकते हो केवल मुख, केवल मुख का प्रयोग किया जाता है जब बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें ए आ ई, यानी नाक का प्रयोग यहां पर नहीं होता, नाक का प्रयोग यहां पर नहीं होता। तो ये मुख्य बातें थी, और मैं देख लेता हूं आपके सिलेबस में क्या रह गया है, ठीक है। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो एक लाइन और रह गई यहां पे, ये नोट करके लगा लीजिएगा। एक अयोगवाह मैंने आपको शुरू में लिखवाया था और वहां पे सीधा लिखवा दिया, संख्या 2 होती है, परंतु बताए नहीं कौन कौन से। एक तो ये है और एक ये है।
इन दोनों को पहचान करके देखो, ये इन एक स्वर को आप पहचानते हो। ये तो ए है गुरुजी, ए के ऊपर बिंदु लगी है, ये अनुस्वार लगा है, ये विसर्ग है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो ये देखो ए के साथ नहीं आएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तभी तो इसके आगे क्या लगा दिया? ए का अर्थ होता है नहीं, योग मीन्स जोड़, और वाह मीन्स परवाह, यानी जो बिना किसी योग के नहीं बोला जा सकता वो अयोग वाह। और अयोग वाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब देखो ये क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये न तो स्वर है, न स्वर और न व्यंजन, ये बात ध्यान रखना। ये न तो स्वर है और न व्यंजन, इसलिए इनका नाम ही क्या रख दिया? अयोग वाह। क्योंकि अगर स्वर होते तो इनके ऊपर ये नहीं लगता, अगर व्यंजन है तो व्यंजन में फिर स्वर साथ में आता है, तो यहां व्यंजन, ना तो ये व्यंजन है और ना ये स्वर है, क्योंकि इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है। तो ये थी अपनी स्वरों का टॉपिक, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।